आप ईरान के साथ संभावित समझौते के पीछे की चतुराई को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कुछ दिनों में हो या ना हो सकती है। चाहे वो ना हो, हम एक रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं जिसकी किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी। पिछले कई दिनों से ज्यादातर मीडिया में जो कहानी बन रही है वो काफी एक जैसी रही है। ट्रम्प को बेवकूफ बना दिया गया। इस युद्ध के समर्थक पूर्व अधिकारी अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियां व्यर्थ रहीं, समझौता कमजोर है और ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। और सच कहूं तो जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया है, अगर हम सिर्फ सतह पर देखें तो उस तर्क में वाकई कुछ दम है। इस्लामी गणराज्य अब भी कायम है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी संख्या दसियों हजार है और जिनमें से कुछ ने इस युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता साबित की है, वे अभी चल रही किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं है। संवर्धित यूरेनियम को 60 दिनों की एक अवधि में टाल दिया जाता है, जिसे लेकर ईरान पहले ही सार्वजनिक रूप से संकेत दे चुका है कि उसका उसे मानने का कोई इरादा नहीं है। ईरान की अरबों की जमी हुई संपत्तियां अब संभवतः मुक्त की जा रही हैं, जिससे शासन को उस समय महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलती है जब वो गंभीर आंतरिक दबाव का सामना करना शुरू ही कर रहा था। युद्ध विराम की घोषणा पर ईरान की सरकारी संस्थाओं ने ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया, जो आमतौर पर कोई दुश्मन तब नहीं करता जब वो हार चुका हो। आलोचक बातें नहीं बना रहे, समझौते के कुछ हिस्से सच में कमजोर हैं। वे पूरी तस्वीर नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनेता 60 चालों वाली शतरंज खेल रहे हैं और हम अभी भी उसके नियम सीख रहे हैं। मीनू केशन JNS TV में आपका स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए उस फोन कॉल से शुरू करते हैं जिसे हम में से कोई भी सच में समझ नहीं पाया। अप्रैल में ट्रम्प ने पहली बार डेडलाइन तय की थी, लेकिन ईरान ने पालन नहीं किया और पूरी तरह मंजूर सैन्य अभियान। हम हमले का इंतजार कर रहे थे, तभी सऊदी अरब, कतर और UAE ने ट्रम्प को फोन कर कहा, बातचीत का मौका दे, क्योंकि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो हमें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हम अभी नहीं झेल सकते। हैरानी की बात है, ट्रम्प पीछे हट गए, तब ये सब सामान्य लगा था। लेकिन फिर मई में दूसरी कॉल आई, जब और भी बड़ा हमला मंजूर किया गया था और अगले दिन के लिए तय किया गया था। और इस बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री ने फोन किया और तुरंत ही वही खाड़ी देश के नेता भी उसी संदेश और उसी गंभीरता के साथ फोन पर आ गए। ट्रम्प ने फिर पीछे हटने का फैसला किया। ये अजीब है, आप मान सकते हैं कि इन देशों का पैसा उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन एक बार फिर हम सब ने ये मिस कर दिया कि ट्रम्प असल में क्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान इस पूरे युद्ध के दौरान खाड़ी देशों को निशाना बनाकर क्या करना चाहता था, क्योंकि ईरान का उन देशों पर अपने संसाधन इतने ज्यादा लगाना कुछ अजीब लग रहा था, जो असल में अमेरिका इजराइल के तनाव में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। तो इसकी तर्क क्या है? ईरान जानता था कि सऊदी अरब, कतर और UAE आर्थिक रूप से बेहद जोखिम में और राजनीतिक रूप से इतने असुरक्षित हैं कि सैन्य जवाब नहीं दे सकते। इससे उनकी पर्यटन उद्योग बर्बाद हो जाती है और तेल उद्योग पर भी असर पड़ता है, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। उनकी रणनीति थी कि उन्हें इतना डराया जाए कि वे अमेरिका पर दबाव डालें कि वो ईरान पर बमबारी रोक दे। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच खाड़ी देशों को एक बफर के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये वास्तव में एक सुव्यवस्थित रणनीति थी और ये ईरान की योजना के अनुसार 2 बार पूरी तरह से सफल भी रही। क्या ये वही जीत थी जैसी ईरानियों ने सोची थी? नहीं, क्योंकि वे अनजाने में ट्रम्प के हाथों खेल गए। ईरान ने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया था। हर बार जब वे खाड़ी देशों के नेता ट्रम्प को फोन करते थे और उनसे पीछे हटने की गुजारिश करते थे, तो वे उन्हें अपनी स्थिति की कितनी गंभीरता है ये साफ साफ दिखा रहे थे। वे ट्रम्प को सबसे सीधे तरीके से बता रहे थे कि उन्हें उनसे क्या चाहिए और उन्हें उसकी कितनी सख्त जरूरत है। सऊदी अरब की रस तनूरा रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधाओं में से एक है, पर बमबारी की गई थी। सऊदी अरब ने पहली तिमाही में 33.5 अरब का घाटा दर्ज किया। उनकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और शहर मिसाइल अलर्ट पर हैं। दशकों से बनी इन देशों की नियंत्रित तटस्थता ईरानी हमलों के कारण पूरी तरह टूट गई है। जब खाड़ी देशों ने ट्रम्प पर दबाव डाला तो असल में उन्होंने उन्हें सौदेबाजी की बढ़त दे दी। अगर आप ट्रम्प की बातचीत की शैली जानते हैं तो समझते हैं कि एहसान का कर्ज उनके लिए सबसे अहम है। उन्होंने उन्हें सौंप दी। 25 मई रविवार को ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान समझौता लगभग तय है, लेकिन इसमें एक बात थी जिसे पश्चिमी मीडिया अपने दर्शकों को समझाने में नाकाम रही। अभी तक ये समझौता पूरा नहीं हुआ है, जो हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इसकी बारीकियां कई लोगों को उलझन में भी डालती हैं और चौंकाती भी हैं, और समझना जरूरी है। उन्होंने अनिवार्य किया कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन सहित इस ढांचे में शामिल सभी देशों को एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो इजराइल और अरब देशों के बीच सामान्यीकरण और शांति का आधार है।
इसे हम आगे समझाएंगे। और फिर जो शायद दशकों में सबसे साहसी कूटनीतिक बयान हो सकता है, उन्होंने खुद ईरान को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि ईरान का इस अद्वितीय विश्व गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात होगी। सबका ध्यान इसी पे गया कि ट्रंप फिर से कितने सनकी हो गए हैं। अब्राहम समझौते में ईरान, मेरा मतलब है इस्लामी गणराज्य 1979 से इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रही है और उसकी विदेश नीति इसी पर आधारित है कि इजराइल को अस्तित्व का अधिकार नहीं है। इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए आमंत्रित किया गया, एक ऐसी जंग खत्म करने की कीमत के तौर पर जिसे इस्लामी गणराज्य बेताबी से रुकवाना चाहता है। जाहिर है वो ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं, एक बार फिर उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक को गिराने और खुद को आजाद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अंत में इजराइल के साथ एक समझौता हो सके। इस अनुरोध ने इन देशों के प्रतिनिधियों को हैरान कर दिया और जब उनसे मांग की गई तो वे चुप हो गए। क्या आप उस फोन कॉल की कल्पना कर सकते हैं? ईरान के साथ शांति के बदले इजराइल से समझौता। साफ है, तुर्की हस्ताक्षर नहीं करेगा और इस्लामी गणराज्य के अधीन ईरान भी नहीं करेगा। और हमें लगता है कि ट्रंप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मोल भाव की शुरुआत में सबसे ज्यादा मांगना ही वो तरीका है जिससे आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जो अंत में आपको मिलता है वो एक उचित समझौता लगे, न कि वो बड़ा बदलाव जो असल में होता है। वो उन देशों को लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य सऊदी अरब, पाकिस्तान और शायद कतर है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसे स्पष्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि अब्राहम समझौते असल में है क्या। सितंबर 2020 में व्हाइट हाउस के लॉन पर यूएई और बहरीन ने इजराइल से सामान्यीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मोरक्को और सूडान ने भी इसका अनुसरण किया, जिसे एब्राहम समझौते कहा गया, जो यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं के हमारे साझा पूर्वज एब्राहम के नाम पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद 75 सालों से अरब देशों का रवैया एक जैसा रहा है। कोई भी अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक पहले एक फिलिस्तीनी राज्य न बन जाए। हमें याद है कि मिस्र ने 1979 में इस परंपरा को तोड़ा था और वो बहुत बड़ी बात थी। 1994 में जॉर्डन ने ऐसा किया, लेकिन अगले 26 साल तक कोई देश शामिल नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि यही स्वीकार्य है। अब्राहम समझौते ने उस सोच को बदल दिया जिसने सालों तक स्थिति बनाए रखी थी, क्योंकि इन देशों ने समझा कि उनकी असली रणनीतिक समस्या इजराइल नहीं बल्कि ईरान है। इजराइल वही देश था जो उस खतरे का सामना करने को सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध था, जिसे अन्य देश चुपचाप रोकना चाहते थे। इसके बाद जो हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण था। इजराइल और यूएई के बीच व्यापार लगभग शून्य से बढ़कर 5 सालों में सालाना $4 अरब तक पहुंच गया। इजराइल, मिस्र और उनके अमेरिकी साझेदारों के बीच $36 अरब का प्राकृतिक गैस समझौता हुआ। समझौता करने वाले देशों के बीच निजी तकनीकी निवेश एक ही साल में 431% बढ़ गया और एआई, साइबर सुरक्षा, कृषि और रक्षा में संयुक्त उपक्रम अब आम बात हो गई। अक्सर नजरअंदाज होता है कि अरब देश समझौते पर हस्ताक्षर कर इजराइल पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे। वे उस चीज तक पहुंचना चाहते थे जो इजराइल ने बनाई, क्योंकि न्यू जर्सी जितना छोटा, बिना तेल वाला और अपनी स्थापना के दिन से ही शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा इजराइल दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों में शामिल हो गया था। इन देशों ने समझ लिया था कि इजराइल से नफरत करना उस कीमत के लायक नहीं है जितना कि समझौते पर हस्ताक्षर करके उन्हें मिलने वाले सभी फायदों के मुकाबले। सऊदी अरेब के लिए, जो विजन 2030 के तहत तेल के बाद की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तकनीकी केंद्र बनने के लिए $100 अरब की प्रतिबद्धता कर चुका है, इजरायली नवाचार तक पहुंच सिर्फ राजनयिक औपचारिकता नहीं है। ये वो चीज है जिससे वे 75 सालों से वंचित रहे हैं और जिसकी उन्हें सच में वाकई बेहद जरूरत है। लेकिन समझौतों का असली महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि ये ईरान के लिए क्या मायने रखता है यही अहम था। मध्य पूर्व में ईरान का प्रभाव केवल उसकी सैन्य क्षमता पर नहीं टिका, जबकि उसकी सैन्य ताकत असली और गंभीर है। ईरान जो भी क्षेत्रीय स्तर पर करता है उसकी बुनियाद यही है: भर्ती करना, फंड जुटाना, पड़ोसी सरकारों को अस्थिर करना और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना जिसे अनुसरण किया जाए। ये एक राजनीतिक धार्मिक कथा है जिसमें मुस्लिम दुनिया इजराइल को अस्वीकार करने में एकजुट है और ईरान इसका सच्चा समर्थक है। और जो भी अरब सरकार इजराइल की ओर बढ़ती है वो इस्लामी मकसद से गद्दारी कर रही है। वही कहानी, वो बनाई गई कहानी ईरान को उसका क्षेत्रीय प्रभाव, भर्ती का रास्ता और अपने लोगों के संसाधनों को दशकों तक देश पर खर्च करने के बजाय विदेशी संघर्षों पर खर्च करने का घरेलू औचित्य देती है। और ये ध्यान देना जरूरी है कि ये विचार, पूरे इस्लाम में ये विचार सर्वमान्य नहीं है। इस्लामी विद्वत्ता के भीतर कई महत्वपूर्ण आवाजें हैं
जो लंबे समय से मानती हैं कि इजराइल के अस्तित्व के प्रति शत्रुता एक राजनीतिक निर्माण है, न कि कोई वास्तविक धार्मिक आवश्यकता। जब सामान्यीकरण संभव हुआ और कुछ बुरा नहीं हुआ, तो उन आवाजों को और विश्वसनीयता मिली। जैसे जैसे ये राय सामान्य हो रही है, इस्लामी गणराज्य अप्रासंगिक होता जा रहा है। इसलिए ईरान ने इसे रोकने के कदम उठाए। 7 अक्टूबर 2023 से पहले सऊदी इजराइल शांति समझौता कुछ ही हफ्तों में साइन होने वाला था। रूपरेखा तैयार थी और बैक चैनल सक्रिय थे। याह्या सिनवार ने हमले से 5 दिन पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि सऊदी इजराइल सामान्यीकरण काफी आगे बढ़ रहा है और यही वो चीज है जिसे रोकना जरूरी है। और फिर हमास ने वही शुरू किया जिससे हम सभी अब दुर्भाग्यवश परिचित हो चुके हैं। 7 अक्टूबर एक सोची समझी कार्रवाई थी जिसे 2 सालों तक योजनाबद्ध किया गया था। गाजा की सुरंगों से बरामद दस्तावेजों के अनुसार खास तौर पर सऊदी इजराइल समझौते की दिशा में बढ़ती गति को रोकने के लिए, इजराइल को मुस्लिम दुनिया की नजरों में फिर से हमलावर दिखाने के लिए, और जब गाजा जल रहा हो तब किसी भी मुस्लिम नेता के लिए सामान्यीकरण को राजनीतिक रूप से असंभव बनाने के लिए। हमास के पीछे ईरान था, न कि इस खास हमले के पीछे, बल्कि सामान्य रूप से। उसका समन्वय, संसाधन और रणनीति इसलिए थी ताकि वो लड़कर फिलिस्तीनी मुद्दे को जीवित रखे और इस तरह सामान्यीकरण को दूर रखे, क्योंकि सामान्यीकरण दिखाता है कि फिलिस्तीनी मुद्दा अब मुख्य केंद्र में नहीं है। सऊदी अरब का अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर इस्लामी गणराज्य जिन बुनियादों पर टिका है, उनके अंत की शुरुआत होती। अगर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक ये तय करते हैं कि इजराइल को दुश्मन नहीं होना चाहिए, तो ईरान उस मकसद को खो देता है जिसने पिछले 45 वर्षों से उसके क्रांतिकारी राज्य के अस्तित्व को जायज ठहराया है, और किसी भी चीज का नेतृत्व करने का दावा अपने आप खत्म हो जाता है। सऊदी अरब अरब दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ईरान ने 2023 में सऊदी समझौते को रोकने के लिए हमास का उपयोग किया। समझौता टूटते ही युद्ध शुरू हुआ और एक वक्त लगा कि ईरान हालात संभाल चुका है, लेकिन वे गलत साबित हुए। अब उन्हें वो समझौता दिलाने के लिए जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है, ट्रंप सऊदी समझौते की मांग कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान, कतर और पूरे मुस्लिम जगत की भी उस युद्ध को समाप्त करने की कीमत के तौर पर जिसे उन्होंने 7 अक्टूबर को शुरू किया था। इसकी विडंबना को सच में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। मेरा मतलब है, ये तो सबसे निर्णायक बात है। ईरान ने हमास को युद्ध शुरू करने के लिए नहीं उकसाया, ये हमास का अपना फैसला था, मगर हमास को फंडिंग ईरान से मिली और दोनों की विचारधारा समान है। तो आखिर क्यों सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर को खास तौर पर चुना जा रहा है? देखिए, सऊदी के राजा का आधिकारिक खिताब है 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक, यानी मक्का और मदीना के रक्षक, और दुनिया भर के 1.8 अरब मुसलमानों पर उसका जो धार्मिक प्रभाव है वो शायद धरती पर किसी भी और राजनीतिक पद से बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब है, आप इसकी तुलना पोप से कर सकते हैं। सऊदी अरब का इजराइल से सामान्यीकरण समझौता सिर्फ राजनयिक सूची में एक और देश जोड़ना नहीं है, ये सुन्नी मुस्लिम दुनिया के शीर्ष धार्मिक प्राधिकरण द्वारा इजराइल के साथ संघर्ष खत्म होने की घोषणा होगी। मुस्लिम दुनिया का भविष्य इस लड़ाई पर निर्भर नहीं है। साथ ही ये कहना कि पूरी मुस्लिम दुनिया ईरान का समर्थन कर रही है, सही नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी मुद्दे से आगे बढ़ चुके हैं, जिससे हम सभी थक चुके हैं। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल अलग है, क्योंकि पाकिस्तान एक अरब देश नहीं है, लेकिन ये 24 करोड़ लोगों वाला एक मुस्लिम देश है, जो दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और एकमात्र मुस्लिम बहुल परमाणु शक्ति है। इसके पासपोर्ट पर 1948 से इजराइल यात्रा के लिए मान्य नहीं की मोहर लगी है और ये सिलसिला 77 साल तक बिना एक भी रुकावट के चला है। अगर पाकिस्तान हस्ताक्षर करता है तो ये संकेत दुनिया के सभी मुस्लिम बहुल देशों, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश से लेकर पश्चिम अफ्रीका तक, सिर्फ अरब देशों तक नहीं जाता है और बताता है कि 77 साल पुरानी आम सहमति अब खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो तभी कदम उठाएगा जब सऊदी अरब पहले बढ़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब की मंजूरी दूसरे मुस्लिम देशों को उसके पीछे आने के लिए राजनीतिक और धार्मिक आड़ देती है। यानी सऊदी अरब के हस्ताक्षर से कई देश शामिल होते हैं। ये उन सभी के लिए रास्ता खोलता है जो संकेत का इंतजार कर रहे थे। अगर आप कुछ समय से इस क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं तो कतर को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि कतर ने न केवल वर्षों तक हमास के राजनीतिक नेतृत्व को अपने यहाँ रखा है, बल्कि उसने फिलिस्तीनी समूहों और पश्चिम में घुसपैठ के लिए भी फंडिंग की है। और कतर की पूरी क्षेत्रीय पहचान इसी पर बनी है कि वो सभी के साथ संबंध बनाए रखता है और कभी किसी एक पक्ष का स्थायी रूप से समर्थन नहीं करता, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा को बढ़ावा देता है। अगर कतर अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो हमास को पनाह देने वाला देश इजराइल के साथ औपचारिक रूप से सामान्यीकरण के तहत आ जाएगा।
मेरा मानना है कि कतर इजराइल का एक दुश्मन देश है और उसे ऐसा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरे पश्चिमी देशों के लिए भी असामान्य होगा। क्या कतर अपनी रणनीति बदलने की सार्वजनिक घोषणा करेगा? मैं ये देखना चाहूंगी। लेकिन इनमें से कोई भी देश हस्ताक्षर क्यों करेगा? सवाल है कि ये देश अब क्यों विचार करेंगे जब दशकों से नहीं किया। इसका जवाब अमेरिकी दबाव या इजराइल पर बदला रुख नहीं है। इसका जवाब है कि युद्ध में ईरान ने इन देशों के साथ क्या किया। ये विडंबना है कि दशकों तक इन सरकारों के लिए इजराइल का विरोध करना बिना किसी लागत के था और इससे धार्मिक व राजनीतिक लाभ मिलता था। इससे ईरान सीधे हमला करने से बचता था और इन सरकारों को वास्तव में कुछ करने या किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फलस्तीन एक ऐसा मुद्दा था जिसे वे अपने भाषणों में समर्थन दे सकते थे, बिना इसके कि ये उनके जीवन या उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से असर डाले। फिर भी ईरान ने उन पर हमला किया। ईरान ने सऊदी रिफाइनरियों, यूएई के शहरों, अमीराती बुनियादी ढांचे और खाड़ी शिपिंग पर संघर्ष विराम के दौरान भी हमले किए। यहाँ तक कि ड्रोन ने यूएई के परमाणु संयंत्र के पास भी हमला किया। इन सरकारों ने इस युद्ध के दौरान ये पता लगाया कि उनकी तटस्थता की स्थिति वास्तव में उन्हें किसी भी चीज से नहीं बचा रही थी। अब उनका सवाल ये है कि वे फिर ऐसी स्थिति में कैसे ना आए, ना कि पक्ष लेने से कैसे बचे। और इस सवाल का व्यवहारिक जवाब एक ऐसे सुरक्षा ढांचे के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना है जिसे ईरान को रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया हो। इन समझौतों में इजराइल की ओर से युद्ध लड़ने या नेटो जैसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी, सऊदी अरब और यूएई ने चुपचाप रडार ट्रैकिंग संबंधी जानकारी साझा किया। ईरानी प्रोजेक्टाइल रोकने में मदद की। ये काम चुपचाप और खुले तौर पर किया, लेकिन अगले दिन इनकार कर दिया। ईरानी मिसाइलें इजराइल जाते समय सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरती हैं, इसलिए उन्हें रोकना एक जैसा रक्षात्मक ऑपरेशन है, चाहे वे किसी भी देश की ओर हों। भूगोल इसे दो अलग समस्याएं नहीं बल्कि एक ही समस्या बनाता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान युद्ध में यूएई की सुरक्षा की और ड्रोन से बचाव की तकनीक दी। हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसे साझा सैन्य कमांड के एकीकरण, संयुक्त मिसाइल रक्षा, खुफिया नेटवर्क और साइबर सुरक्षा सहयोग से औपचारिक बनाएं। ये देशों का ऐसा गठबंधन है जो ईरान को क्षेत्रीय प्रभुत्व से रोकने की साझा रणनीतिक रुचि से एकजुट है। ये गठबंधन, जिसमें सऊदी अरब की धार्मिक सत्ता, पाकिस्तान की परमाणु स्थिति, खाड़ी देशों की आर्थिक ताकत और इजराइल की सैन्य तकनीकी क्षमता शामिल है, ईरान के सामने एक ऐसा निवारक परिदृश्य रखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। इजराइल का सामना करना, जब अमेरिकी गठबंधन की अपनी जटिल राजनीतिक परतें हैं, एक अलग गणना है। इन सभी देशों के समूह का एक साथ सामना करना, जो इस साझा समझ से जुड़े हैं कि इराक क्या है और क्या चाहता है, एक बिल्कुल अलग बात है। और एक सहयोगी के रूप में इसका और अमेरिका के सहयोगी होने का फर्क बहुत बड़ा है। लेकिन हम उस पर अभी आते हैं। इन सब के पीछे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) है, जो भारत को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप से जोड़ने वाला प्रस्तावित अवसंरचना और व्यापार मार्ग है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को चुनौती देने के लिए बना है और ईरान को जानबूझकर दरकिनार करने वाला मार्ग केवल विस्तारित सामान्यीकरण ढांचे के भीतर ही संभव होता है। जिसका मतलब है कि आर्थिक ढांचा और सुरक्षा ढांचा एक साथ एक ही चीज के रूप में बनाए जा रहे हैं, दो अलग अलग चीजों के रूप में नहीं। हर कोई मानता है कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण एक समस्या है जिसे हल करना जरूरी है। शायद ऐसा शांति समझौता इस समस्या का समाधान कर सके। क्या ये समझौता इजराइल के लिए अच्छा है? इसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि मामला सीधा नहीं है। अल्पावधि में ये समझौता इजराइल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक का अस्तित्व उसके लिए खतरा है। इजराइल चाहता था कि इस्लामिक रिपब्लिक को सत्ता से हटा दिया जाए और इस युद्ध में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता का इस्तेमाल किया गया, जो इजराइल के पास खुद नहीं है। वो शासन अब भी वही है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षित है और उसे आर्थिक राहत मिल सकती है। इजराइल अमेरिका की विदेश नीति नियंत्रित नहीं करता। ये ट्रंप का फैसला था, जो अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक गणनाओं पर आधारित था, जिसमें इजराइल जूनियर पार्टनर है। ये अब स्पष्ट है। अब नेतन्याहू को उन इजरायली नागरिकों को समझाना होगा जो युद्ध का समर्थन कर रहे थे और चाहते थे कि ये और आगे बढ़े, कि ये क्यों ऐसे खत्म हो सकता है। ये उनके लिए मुश्किल है जिन्होंने खुद को इजराइल की सुरक्षा का रक्षक बताया है। लेकिन मैं खास तौर पर कह रही हूँ, लंबी अवधि का नजरिया अलग है और इसके लिए वो बात स्वीकारना जरूरी है जिसे कई लोग मुश्किल मानते हैं। इजराइलियों को गाजा में हमास के साथ ऐसा करना पड़ा था और अब शायद उन्हें ईरान के साथ भी ऐसा करना पड़ सकता है।
इस्लामिक रिपब्लिक एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो राज्यतंत्र, IRGC, शैक्षिक और धार्मिक संरचनाओं में फैली है। 45 साल से अमेरिका के दबाव जैसे प्रतिबंध, हत्या, साइबर हमले और सैन्य कार्रवाई इसे खत्म नहीं कर पाए। 6 हफ्ते की बमबारी भी इसे खत्म नहीं कर पाई। परमाणु सुविधाएं नष्ट कर सकते हैं, वे फिर बना लेंगे। नेताओं को हटा सकते हैं, नए नेता आ जाएंगे। हर प्रशासन जिसने इस्लामिक रिपब्लिक से निपटने की कोशिश की है, उसने उसे इतिहास के सामने अब भी जस का तस खड़ा छोड़ दिया है। जो किसी बिंदु पर हैरानी की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी बन जाती है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। सवाल है कि आप उस विचारधारात्मक खतरे का क्या कर सकते हैं जिसे शारीरिक रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। और ट्रंप जो जवाब तलाशते नजर आ रहे हैं वो ये है कि एक ऐसा क्षेत्रीय माहौल बनाया जाए जिसमें ईरान रणनीतिक रूप से इतना अलग थलग पड़ जाए जितना वो पहले कभी नहीं हुआ, जहां मक्का के संरक्षक और दुनिया की एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति औपचारिक रूप से इजराइल के साथ शांति में हो, जहां उन देशों का एक गठबंधन हो जिनके अपने अपने कारण हैं ईरान को रोकने के लिए और वे उसके क्षेत्रीय इरादों के खिलाफ एकजुट हों, और जहां ये राजनीतिक कहानी हो कि पूरा मुस्लिम जगत इसके पीछे खड़ा है। ईरान की बात अब कोई नहीं सुनता क्योंकि मुस्लिम दुनिया की प्रमुख आवाजें विपरीत दिशा में है। ऐसा गठबंधन जो साझा रणनीतिक हित और सामने वाली चुनौती की गहरी समझ पर आधारित हो। अमेरिकी दबाव की जगह अपने निरोधक क्षमताओं, प्रभाव और क्षेत्रीय वैधता से ये संभावित ईरानी पुनरुत्थान के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा देता है। ये किसी खास अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर होने पर निर्भर नहीं करता, और यही इस कदम की अतिरिक्त बुद्धिमत्ता है। मध्य पूर्व अपनी सुरक्षा के लिए खुद मध्य पूर्व पर निर्भर रहेगा, ना कि अमेरिका पर, जिसने ट्रंप के समय नहीं बल्कि कई बार खुद को बहुत अस्थिर साबित किया है। ट्रंप इस पूरे समय दीर्घकालिक सोच रहे हैं और भविष्य में देख रहे हैं कि अमेरिकी जनमत की दिशा किस ओर जा रही है। उन्होंने तय किया है कि सिर्फ अमेरिका के इजराइल का समर्थन करने से कुछ ज्यादा ठोस चीज की जरूरत है। इजराइल जैसे जैसे अमेरिका से सैन्य रूप से स्वतंत्र होता है, उसे खतरे आकलन के आधार पर स्वतंत्र कार्रवाई की ज्यादा आजादी मिलती है। खाड़ी देश जो इजराइल की इस समझ से सहमत हैं कि ईरान की असल प्रकृति क्या है, खुद को उससे अधिक मेल खाते पा सकते हैं बजाय उसका विरोध करने के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान का भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अमेरिका उस खतरे को समझता है या नहीं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसे सच में जानते हैं। ये वो बात है जो इस पल को वास्तव में महत्वपूर्ण बनाती है जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ आया। 2023 में ईरान ने हमास के जरिए सऊदी इजरायली शांति समझौता रोक दिया जो कुछ ही हफ्तों में साइन होने वाला था। अरब इजरायली सामान्यीकरण रोकने और मुस्लिम प्रतिरोध के अगुवा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ईरान ने हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार करवाया। इस वजह से समझौता रद्द हो गया। इसके बाद युद्ध हुआ और ईरान ने अपने लिए समय खरीद लिया। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना से भड़का ये युद्ध अब एक ऐसे बड़े समझौते के लिए दबाव बनाने के रूप में इस्तेमाल हो रहा है जिसे रोकने के लिए सिनवार ने अपनी जान दे दी थी। जब मीडिया ट्रंप को संघर्ष विराम की बारीकियों में मात दी गई या नहीं इस पर ध्यान दे रहा था, तब भी लंबी रणनीति आकार ले रही थी। हालांकि ये संघर्ष विराम शायद बेमानी साबित होने वाला था। एक रणनीति जो मानती है कि इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं होगी, और इस युद्ध से बने अधिकतम दबाव की खिड़की शायद वो एकमात्र मौका थी जब उन देशों से कुछ स्थायी हासिल किया जा सकता था जो आखिरकार इतनी हताश हो गए थे कि इसे गंभीरता से सोचने लगे। ये ईरान की ही देन है। क्या ये काम करेगी? हम किसी समझौते से अभी काफी दूर हैं क्योंकि ईरान पिछले हफ्ते किए वादों से पीछे हट रहा है। कतर ने वर्षों तक भारी संसाधन खर्च कर क्षेत्रीय पहचान बनाई जो ऐसे गठबंधन से अलग रहने पर आधारित है। सऊदी अरब को अभी सामान्यीकरण के खिलाफ 99% घरेलू विरोध झेलना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल उन देशों से उत्साहित साझेदारी चाहता है जो पहले उसके दुश्मनों को फंड कर रहे थे। आज हम जहां हैं और ट्रंप जिस तरह की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसके बीच कई गंभीर जटिल कदम हैं और ये पूरी तरह विफल भी हो सकता है। लेकिन असली सवाल बदल चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक एक विचार है जिसे सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता। उससे लड़ते रहने के बजाय इस हकीकत को स्वीकार करना ही यहाँ की लंबी रणनीति का असली मकसद लगता है। ईरान को सीमित करने के कारण वाले देशों का गठबंधन बनाना, ये उसी समस्या का एक अलग जवाब है जिसने 45 सालों से हर दूसरे जवाब को नाकाम किया है। और अगर शुरुआत से ही यही मकसद था, अगर यही वो योजना थी जो संघर्ष विराम की बातचीत, मीडिया की हलचल और ट्रंप के अपने सहयोगियों की आलोचना के शोर के नीचे हमेशा चल रही थी, तो हमारे पास बस एक ही सवाल बचता है, उनके पास और क्या योजनाएं हैं?
मैं आयरा के हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूंगी।